नमस्कार। स्पीयरहेड टोस्ट मास्टर्स की इस विशेष हिंदी सभा में मैं रुपिंदर सिंह, आपका सशस्त्र द्वारपाल, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम इस सभा के नियमों से परिचित हो जाएं। हम एक सहायक और सकारात्मक सीखने का वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें सदस्य को अपने नेतृत्व एवं संचार कौशल विकसित करने का सशक्तिकरण मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक आत्मविश्वास एवं व्यक्तिगत विकास होता है। सभा के नियम। कृपया जान लें कि इस सभा का अंकीय अभिलेख हो रहा है एवं सभा के अंत तक इसे रोकना संभव नहीं है। ज्ञात रहे कि कोई भी व्यवहार जो बैठक के प्रवाह को बाधित करता है, ऐसा व्यवहार करने वाले को बिना किसी चेतावनी के बैठक कक्ष से निलंबित कर दिया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके शोर करने वाले उपकरण या तो बंद है या शांत अवस्था में है। कृपया अपने भाषणों में धर्म, लिंग अथवा राजनीति पर उत्तरदायित्व पूर्वक वर्णन करें। जहां तक संभव हो अपना चलचित्र चालू रखें, ध्वनि मूक रखें एवं सराहना बनाए रखें। सभा सूत्रधार, आशु भाषण प्रसारक एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता कृपया संबंधित भूमिका निभाने वालों को सौंपने से पहले उनकी ध्वनि एवं चलचित्र की जांच सुनिश्चित करें। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपना नाम अपनी भूमिका के अनुसार बदलें। समय पालक की भूमिका के साथ परिचित हो जाएं। समय पालक या तो पृष्ठभूमि बदलकर या चित्रपट की साझेदारी से समय संकेत करेंगे। हरे दंड सूचक का अर्थ है कि आप न्यूनतम आवश्यक समय पर पहुंच गए हैं। पीले दंड सूचक का अर्थ है कि आपको अब समाप्त करना शुरू कर देना चाहिए। लाल दंड सूचक का अर्थ है कि आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, अन्यथा आप पुरस्कार के लिए अयोग्य माने जाएंगे। व्यक्तिगत सत्र का समय नियत समय में समझाया जाए। हम आपको प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए जूम भावना चिन्हों का उपयोग करने का के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतदान प्रत्येक खंड के बाद शुरू किया जाएगा और 30 सेकंड के बाद बंद कर दिया जाएगा। संक्षिप्त में वह दर्शक बने जो आप अपने लिए चाहते हैं। हमारी पीठासीन अधिकारी सुश्री रागिनी राजपाल इस समय उपस्थित नहीं है, तो मैं निमित्त मित्तल से अनुरोध करूंगा कि वो इस समय पीठासीन अधिकारी का भार अपने ऊपर ले। निमित्त मित्तल। शुक्रिया माननीय रुपिंदर सिंह जी, आपने इस सभा का बहुत ही उत्तम तरीके से इसका शुरुआत की और मुझे आज स्पीयरहेड टोस्ट मास्टर्स के सर्वप्रथम हिंदी बैठक के पीठासीन अधिकारी होने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है। आशा करता हूं आज की सभा आपको और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी तथा इससे आप कुछ न कुछ जरूर सीख के जाएंगे। मैं आज आए हुए सारे अतिथिगण का भी उनका अभिवादन करता हूं तथा उनको ये उनसे
प्रार्थना करता हूं कि वो अंत तक रुकें और आपको भी आज वक्ता होने का जो है मिलेगा। आप आज आशु भाषण खंड में आप अपने आप को पूरा अपने भाषण दे सकते हैं। आज हमारे उपस्थित कुछ अतिथिगण हैं, उनमें से कुछ बड़े हमारे खास अतिथिगण भी हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर शिवप्रिया गौरी, टोस्ट मास्टर प्रतीक त्यागी जी, डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर नवीन परवल जी, हमारी सभा सूत्रधार टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी, प्रतिमा राजदान जी, सीताराम साहू जी, टोस्ट मास्टर निताशा कुमार जी और दिनेश देसाई जी। आप सभी का हमारे सभा में बहुत स्वागत है तथा हम आशा करते हैं आज की सभा आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमें इस चीज की और ज्यादा प्रेरणा देंगे कि हम ऐसे ही आने वाले समय में हिंदी तथा तरीकों की सभाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहे। इसी के साथ आशा करता हूं और अपने इस मंच को हमारे सभा सूत्रधार की तरफ हवाले करता हूं। हमारी सभा सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि हिंदी सभाओं में नहीं बल्कि पूरे टोस्ट मास्टर जगत में बहुत जाने माने हस्ती हैं और वो कोई नहीं बल्कि हमारी बहुत पसंदीदा टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी। करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाए और उनको मंच पे बुलाया जाए। तालियां बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निमित जी, आपने इतने अच्छे से सभा का प्रारंभ किया और हमें सबसे परिचय करवाया। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो दोस्तों, आज हमारी इस अद्भुत सभा में हम लोग लेकर आए हैं भारत त्योहारों का देश। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां हमारी जितनी विविधताएं होंगी। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बावजूद हम लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से एक दूसरे के हर त्योहार में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। आज बहुत ही खास दिन है। हमारा यह थीम देखिए और हमारा ये देखिए कि किस तरह से हम लोग इस तरह आज के ही दिन इसका रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो आज के दिन मैं सभा को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से पता करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आपके लिए त्योहार क्या मायने रखता है। तो मैं विशाखा जी को देख रही हूँ। विशाखा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो बताएं कि त्योहार आपके लिए क्या मायने रखता है। त्योहारों में हम सब घर के लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ अच्छा खाने को बनता है, सब अपने अपने दिल की बातें जिसको करनी होती है सब मिलते जुलते हैं, अपने दोस्तों से बात करने के लिए वो एक दिन होता है। तो ये मेरे लिए त्योहार मायने रखते हैं, सबको मिलने मिलाने का एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताया कि त्योहार हमारे जीवन में क्या मायने रखता है और हम उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से हम उसको हर एक के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो हमारा जो ये टोस्ट मास्टर सभा है यह 3 रूप से चलता है। सबसे पहले हम लोग तैयार भाषण की संरचना करते हैं, उसके बाद तत्कालिक भाषण जिसे आशु भाषण कहते हैं, और उसके बाद मूल्यांकनकर्ता, जी हाँ, मुख्य मूल्यांकनकर्ता पूरी सभा का हमारे साथ बताते हैं कि हम कहाँ कैसे थे और क्या बेहतर किया जा सकता था। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि जिस तरह कोई भी त्योहार आने से कई हफ्ते पूर्व हम लोग उसकी तैयारियां करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं। आप देखते होंगे मिठाइयों के दुकान में एक अलग ही हुजूम होता है। आज अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, उसके लिए कई हफ्ते पहले से
हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज था उसकी तैयारियां शुरू हो गई। तो इसी तरह हमारे अलग अलग त्योहारों में हम लोग काफी पहले से तैयारियों करने लगते हैं। आज के दौर में जब इतने दूर दूर हम बैठे हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट का तो दिन बदल गया। आज के त्योहारों के दिन में हर जगह वो राखी के साथ अपने विशिष्ट गिफ्ट और विशिष्ट तरीके से उसने जिस तरह से अपने उपहारों को बनाया है, तो वह काबिले तारीफ है और देश विदेश में हर भाई बहन को एक दूसरे से करीब ला रहा है। जब त्योहार हो जाता है तो हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई, और उसके बाद फिर सोचते हैं अगले वर्ष हम पुनः इसी जोश के साथ जो जो कमी हुई उसको पूरा करके हम लोग और अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो उसी तरह टोस्ट मास्टर में हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता बताएंगे कि आज की सभा में क्या कमी रह गई और आप अगली सभा में और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, और कई बार ऐसा होता है कि एकाएक कुछ और गेस्ट आ जाते हैं, हम लोग सोच नहीं रखते हैं। सब अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो गिनती के 4 भाइयां हैं, 4 राखी हम खरीद के लाते हैं और 2 और चले आते, तो लगता है अरे अब हम क्या करें। तो उसी तरह से हमारा जो आंसू भाषण सत्र है, तत्कालिक भाषण सत्र है, हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि यह जो आपके सामने चैलेंज है, इसे आप कैसे स्वीकार करते हैं और किस तरह से आप इस पे कार्य करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखने के लिए जो हमसे आज जुड़े हुए हैं वो है मुख्य मूल्यांकनकर्ता जो सुरजीत जी हैं। तो मैं सुरजीत जी से आग्रह करूंगी कि कृपया सभा में आए और हमसे साझा करें कि आप क्या करने वाले हैं और आपके साथ कौन कौन सहयोगी हैं जो इस पूरी सभा का मूल्यांकन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत कीजिए आज के मुख्य मूल्यांकनकर्ता सुरजीत जी का। यह सभा आपकी। धन्यवाद सभा सूत्रधार। मैं आप सबका सादर नमस्कार करता हूं और मैं मुख्य मूल्यकर्ता की भूमिका में इस सभा एंड सभा के हर पहलू का मूल्यांकन करूंगा। प्रत्येक उद्योग वाचक के लिए एक भाषण मूल्यकर्ता नियुक्त है। भाषण मूल्यांकनकर्ता से अपेक्षित है कि वे अपने मूल्यांकन में प्रोत्साहित एवं सशक्तिकरण का प्रदर्शन करेंगे। टास्क मास्टर में समय को अहम माना जाता है। हमारे समयपाल रमा चोपड़े आपको हरे, पीले अथवा लाल दंड सूचक से संकेत करेंगे। सामान्यतः उद्यत भाषण 5 से 7 मिनट का होता है। हमारे समयपाल 5 मिनट पर हरा, 6 मिनट पर पीला एंड 7 मिनट पर लाल दंड सूचक दिखाएंगे। वाचकों को न्यूनतम एवं अधिकतम समय 30 सेकंड की छूट है। याद रहे कि 5 से 7 मिनट की समय सीमा विभिन्न हो सकती है। तो भाषण मूल्यांकनकर्ता से अनुरोध है कि ऐसा होने की स्थिति में वो समयपाल को वास्तविक समय सीमा से अवगत कराएं। और इसके बाद हमारा आशु भाषण 1 से 2 मिनट का होता है। इसमें अधिक समय में 30 सेकंड की छूट होती है। समयपाल 1 मिनट पर हरा, 1 मिनट 30 सेकंड पर पीला एवं 2 मिनट पर लाल दंड सूचक प्रस्तुत करेंगे। भाषण मूल्यांकनकर्ता को 2 से 3 मिनट का समय होता है एवं उसमें न्यूनतम और अधिकतम समय में 30 सेकंड की छूट है। समयपाल को 2 मिनट पर हरा, 2 मिनट 30 सेकंड पर पीला एवं 3 मिनट पर लाल दंड सूचक प्रस्तुत करेंगे। हमारे आज के अगानक चिन्मय धर्माधिकारी हैं। वे आज की सभा में व्यावधान करने वाले शब्दों एवं उच्चारणों के उपयोग पर ध्यान देंगे। व्यावधान करने वाले शब्द और उच्चारण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हम, तो, मतलब, जैसे कि इत्यादि। इन शब्दों एवं उच्चारणों का कम से कम उपयोग करें। भाषण की गुणवत्ता, इससे आपके भाषण की गुणवत्ता बढ़ेगी। हमारे आज के व्याकरण निरीक्षक माधव उपाध्याय हैं। वह भाषा के उपयोग पर टिप्पणी करेंगे। वह भाषा के उचित उपयोग के उदाहरण, साथ ही अनुचित उपयोग के उदाहरण भी देंगे। वह अनुचित उपयोग होने पर ये भी बताएंगे कि उसको कैसे अच्छे तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं व्याकरण निरीक्षक
माधव उपाध्याय से अनुरोध करता हूं कि वो आज के दिन का शब्द को साझा करें। धन्यवाद सुजीत जी। तो आज का हमारा शब्द है मनमोहक, जिसका अर्थ होता है मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। और मनमोहक शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि स्पीयरहेड टोस्ट मास्टर की मीटिंग बहुत मनमोहक होती है, या हम कह सकते हैं कि राखी के त्योहार पे हमारे घर में बहुत ही मनमोहक व्यंजन बनते हैं। जो भी, अगर आप देखेंगे कि कोई भी सदस्य जो यहाँ उपस्थित है, अगर वो किसी मनमोहक शब्द का उपयोग करता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको एक थम्स अप दें जूम इमोटिकॉन के थ्रू। तो ओवर टू यू सुजीत जी। शुक्रिया माधव उपाध्याय जी। मैं मुख्य मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में दोबारा प्रस्तुत होऊंगा अपने सहयोगियों के साथ, और तब तक मैं इस मंच को मुख्य सूत्रधार को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता, इतने मनमोहक तरीके से अपनी भूमिका का ब्यौरा हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार सुरजीत जी के लिए जोरदार तालियां। तो आज हम लोग बात कर रहे थे भारत त्योहारों का देश। हमारे देश में कई तरह के त्योहार हैं और इसे देश विदेश में मनाया जाता है। मैं कई बार यह महसूस करती हूँ कि हमारे विदेशों में बसे जो हमारे बंधु हैं, वो इन त्योहारों को उतने ही उत्साह से मनाते हैं जितने कि हम। तो यह जानने के लिए मैं हमारे सभा में उपस्थित हैं दिनेश जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आप लोग त्योहारों को, रक्षाबंधन को अपने देश में किस तरह से मनाते हैं, या वहां पे लोगों को पता भी है कि नहीं आज आप लोग वहां पे मना रहे हैं या नहीं। यह सभा आपकी ओर। धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई ये जान करके। पहली बात तो है यहाँ कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन है, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर से ही आकर के राखी बांध के चले गए। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इस त्योहार के बारे में कुछ पता चले। तो उसके लिए जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, पोती कहते हैं ना, हमारे पोती और मेरी बेटी का लड़का, उनको पहले तो ट्रेनिंग दी कि ऐसे राखी बांधी जाती है, ये राखी होती है, राखी में ऐसा होता है। बड़ा ही अच्छा लगा जब इनको सिखाया, क्योंकि हमने भारत में थे तब तो लोग बहुत कम लोग ऐसे, काफी लोग ऐसे थे जो दूर रहते थे, जबकि यहाँ पर अगर इतना उत्साह है तो अच्छा है। बाकी तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर कोई है ही नहीं, कोई साउथ एशियन भी नहीं है, साउथ एशियन यानी कोई पाकिस्तानी भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे आए और एक दूसरे के साथ उन्होंने राखी बांधी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमसे अपने व्यक्तिगत किस तरह से आप यह त्योहार मनाए साझा किया। आपका हृदय से आभार। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब यहाँ पे जो आज का तैयार भाषण सत्र है उसे प्रारंभ करना चाहूंगी। तो आज के तैयार भाषण में हमारे प्रथम वक्ता जो हैं उनके मूल्यांकन करता है मनपिंदर कौर जी। तो मैं मनपिंदर कौर जी से माफ कीजिएगा, निमित मित्तल जी, मैं निमित मित्तल जी से यह आग्रह करूंगी कि आए और अपनी भाषा का जो ऑब्जेक्टिव है हमसे साझा करें। निमित मित्तल जी, यह सभा आपकी हो। धन्यवाद नीलू जी, मुझे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए। मुझे आज गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि मैं अपने गुरु रुपिंदर सिंह जी के भाषण का मूल्यांकन करने वाला हूं। रुपिंदर सिंह जी आज प्रेरक रणनीतियों के पाथवेज पथ में से पहले स्तर के मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के पहले भाषण को प्रस्तुत करेंगे, और इस भाषण के मूल्यांकन में कुछ ऐसे हैं कि
वो भाषणकर्ता इस भाषण को प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी प्रतिक्रिया लेंगे और उसको अपने अगले भाषण में उसको अमल करेंगे। मैं आशा करता हूं रुपिंदर सिंह जी आज बहुत हमारा मनमोहक भाषण दे और हमें बिल्कुल मनमोहित कर दें। और समयपाल कृपया इसको ध्यान रखें कि भाषण का समय 5 से 7 मिनट का है। आपको मंच वापस सभा सूत्रकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद निमित मित्तल जी। निमित जी के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों आज के जो हमारे वक्ता हैं वह जो इंग्लिश जब भी आप उन्हें सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा या कहें गार्डन गार्डन, लेकिन जब मैं उनकी हिंदी सुनी तो मुझे उसमें भी उतना ही उत्साह और वही झलक दिखी जो अंग्रेजी में था। तो चलिए देर किस बात की है, हमारे आज के वक्ता रुपिंदर जी का मैं अभिवादन करना चाहूंगी। उनके भाषण का शीर्षक है कर्ण और कारण। कर्ण और कारण, डीटीएम रुपिंदर जी, यह सभा आपकी। धन्यवाद। युद्ध पूरे जोरों पर था। अपने अपने रथ में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। द्वंद्व इतना भीषण था कि मानो समय रुक सा गया। संभवतः इसी युद्ध का परिणाम देखने की दोनों धनुर्धर अपनी चरम क्षमता पर थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को 20-30 कदम पीछे धकेल रहे थे, वहीं कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर प्रहार कर उसे 5-6 कदम पीछे धकेल रहे थे। इस उत्तेजित वातावरण में वासुदेव श्री कृष्ण अपने रथ में उठकर खड़े हुए और बोले, अहो कर्ण, अहो अंगराज। अर्जुन आश्चर्यचकित थे। प्रभु, आप सारथी मेरे हैं और सराहना मेरे शत्रु की कर रहे हैं, जबकि मेरे बाण ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसा क्यों प्रभु? क्या आपको हमारी विजय पर शंका है? वासुदेव मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। जहां तक बाणों के प्रभाव की बात है तो ये मत भूलो कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो और कर्ण किससे युद्ध कर रहे हो। तुम केवल कर्ण से युद्ध कर रहे हो। धर्म तुम्हारे साथ है, भाग्य तुम्हारे साथ है। कर्ण धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, ये जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु और उसकी पराजय सुनिश्चित है। वह अपने भाग्य से युद्ध कर रहा है। वह तुमसे युद्ध कर रहा है। वह हनुमान से युद्ध कर रहा है जो इस समय तुम्हारे ध्वज में विरासत है। वह सारे ब्रह्मांड से युद्ध कर रहा है जो मुझ में समाया है। तुम अपने भविष्य के लिए युद्ध कर रहे हो। कर्ण अपनी अतीत से युद्ध कर रहा है जिसने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया। वो अपने वर्तमान से युद्ध कर रहा है जो धिक्कार रहा है उसको इस युद्ध में भाग लेने के लिए। और विडंबना देखो पार्थ, वो एक ऐसे भविष्य के लिए युद्ध कर रहा है जो उसका कभी नहीं होगा। मत भूलो पार्थ,
कर्ण के पास बहुत से कारण थे ये युद्ध ना करने के, परंतु वो उन सब कारणों को त्याग कर आज एक ऐसा रण लड़ रहा है जिसमें तुम्हारा रथ विजयी होकर भी पराजित हो रहा है। हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, किंतु कदाचित आप ये नहीं जानते कि जब अंतिम बार अर्जुन अपने रथ से उतरे, उनका रथ जलकर भस्म हो गया। ऐसा था वेग कर्ण के बाणों का, और ऐसी थी महिमा श्री कृष्ण की। हम कदाचित ये भी नहीं जानते कि हमारे अंदर एक कर्ण और कई कारण निवास करते हैं। हम हर समय एक कारण ढूंढते हैं कि क्यों हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों हम एक सभा में भाग नहीं ले सकते, क्यों हम एक भाषण नहीं दे सकते, क्यों ये हमसे नहीं होगा। लेकिन उस कर्ण को जो इन सब कारणों से लड़ने के लिए तत्पर है, जो इन सब कारणों से लड़कर आपको आपके लक्ष्य की ओर अगर अग्रसर कर सकता है, उस कर्ण को हम दबाकर रखते हैं। तो आइए आज इस त्योहार के दिन अपने उन सब कारणों को त्याग दें और जगाएं अपने अंदर के उस कर्ण को जो आपको इन सब कारणों से परे सफलता की ओर ले जाएगा। क्या आप में क्षमता है अपने अंदर के कर्ण को जगाने की, या आप अभी भी कारण ढूंढ रहे हैं? सभा सूत्रधार जोरदार तालियां। बेहद उम्दा। रुपिंदर जी, आपने पूरी सभा को निशब्द कर दिया। सभी एकटक मग्न हो गए थे कि आप कितना अंदर तक गहरी बात बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा अभिभाषण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समक्ष साझा करने के लिए। एक बार पुनः मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपने आप को अनम्यूट करके इस विशिष्ट भाषण के लिए जोरदार तालियां। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत में त्योहारों का अलग महत्व है। हमारे देश में त्योहारों की कमी नहीं है। कभी हम लोग बसंत पंचमी, होली, श्रावण, तीज, पूर्णिमा मनाते हैं, तो कभी हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। हर मास, हर ऋतु पे हम लोग त्योहार मनाते हैं, और बॉलीवुड जो हमारा है इस पे बहुत ही साथ देता है। हर ऋतुओं के साथ गाना है, हर त्योहारों के साथ गाना है। तो मैं उन लोगों से, हमारी जो सभा में है, आप लोगों से आग्रह करूंगी कि अगर आप लोग हमारी सभा में अपने वीडियो को, चलचित्र को ऑन रखेंगे, तो उससे हम यह तय कर पाएंगे कि आप लोगों को हम कनेक्ट कर पाए। कई लोगों के वीडियो ऑफ है, जिससे मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मैं उन्हें बुला सकती हूँ या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मी जी को देख रही हूँ। लक्ष्मी जी, क्या आप हिंदी में बात कर सकती हैं? Not much, I'm sorry. I'm sorry. थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा। तो आप हमें यह बताइए कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और क्यों? एक्चुअली हम साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, तो हमारा जो फेस्टिवल है पोंगल, बिकॉज वो पोंगल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इसलिए माना जाता है। दैट्स द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर, जो शुरुआत जनवरी में होता है। सो वेयर
हम अपनी जो फार्मर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पूरा साल का जो मेहनत है, that particular crops which are there, which we are presenting to the visible God, one of the visible God, that's sun. So that day we do puja when for our sun God. तो इसलिए वो वाला फेस्टिवल है, जितने भी फेस्टिवल है पूरे साल में, हमें सबसे बड़ा वही लगता है कि हम पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, बहुत सारा रंगोलियां डालते हैं, कंपटीशन चलता है हमारे बीच में यार घर की कि कौन सबसे बड़ा वो रंगोली डालते हैं, एंड प्राइज भी मिलती है उसके लिए कंपटीशन के लिए. तो it's a very great festival for me, you know, Pongal. But otherwise, after coming to Delhi, ये रक्षाबंधन मेरे लिए the inside story इसके पीछे है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. एंड स्पेशली आज भी मैंने कुछ ये सुना कैसे द्रौपदी को कृष्ण जी ने अपना बहन मान के, और द्रौपदी ने कृष्ण जी को कैसे अपना भाई मान के एक छोटा सा जो पट्टी बांधे थे, जिसके लिए कृष्ण जी ने पूरी अपनी कैसे द्रौपदी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ऐसे इनविजिबल प्रोटेक्टर उन्होंने किया. ब्यूटीफुल. तो ये जो फेस्टिवल है, इट्स रियली ग्रेट. थैंक यू नीलू जी. आई एम सॉरी, इससे ऊपर मैं हिंदी में बात नहीं कर पा रही हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी. आप तो मेरे आशा से विपरीत निकली. मैं तो सोच रही थी आप एक दो पंक्तियां भी बोल पाएंगी या नहीं. आप तो बहुत अच्छा बोली. हमें बिना मतलब का डर लग रहा था कि आप नहीं बोल पाएंगे. आप बहुत ही अच्छा बोली, और इसी तरह हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए. मुझे यह बताते हुए, साझा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि कुछ दक्षिण भारतीय टोस्ट मास्टर मित्र ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि नीलू जी मुझे हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस कराइए. मुझे लगता है जिस तरह हम लोग अंग्रेजी के लिए परेशान होते हैं, शायद हमारे साउथ इंडिया में लोग हिंदी के लिए परेशान होते हैं. तो भाषा तो बस वही है जो दिल से दिल को कनेक्ट करे, एक दूसरे से जोड़े, और हम इस भाषा पे जरूर आगे भी कार्य करेंगे और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे. अब हमारा जो सत्र आ गया है वो है आंसू भाषण का. हमारे सत्र आंसू भाषण को चलाने के लिए जो हमारे सभा संचालक हैं, उनका नाम है विशाखा शर्मा जी. तो मैं विशाखा शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि आए और बताएं कि आंसू भाषण क्या होता है और किस तरह से वो हमारे इसको कितना अच्छा तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करें, जो सभी को मौका मिले. तो विशाखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, करतल ध्वनि से विशाखा जी के लिए तालियां हो जाए. धन्यवाद नीलम शर्मा जी. आप सबको मेरा सादर नमस्कार. मैं विशाखा आज की आशु भाषण प्रसारक हूँ. आगे बढ़ने से पहले इस खंड के नियम मैं आप सबको बताना चाहूंगी. वक्ता को एक शीर्षक दिया जाएगा जिस पर उन्हें 1 से 2 मिनट तक अपने विचार व्यक्त करने हैं. समय गणक जी 1 मिनट पर हरा चिन्ह दिखाएंगी, 1 मिनट 30 सेकंड पर पीला चिन्ह दिखाएंगी और 2 मिनट होने पर लाल चिन्ह दिखाएंगी. लाल चिन्ह तब तक रहेगा जब तक वक्ता अपना भाषण समाप्त नहीं कर देते. मैं आशा करती हूं कि आप सब उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेकर के अपना और बाकी सभाकर्णों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. नामांकन के लिए आप जूम में रेज हैंड की विशेषता का उपयोग कर सकते हैं. इस खंड की शुरुआत एक अनुभवी टोस्ट मास्टर से की जाए. मैं माननीय नवीन परवल जी से आगे आने का अनुग्रह करती हूँ. नवीन परवल जी. हम बचपन से बहुत त्योहार मना रहे हैं, पर किसी एक त्योहार का कोई एक पल ऐसा होता है जो हमें बहुत यादगार रहता है. नवीन परवल जी, आपका शीर्षक है किसी त्योहार का सबसे यादगार पल. किसी त्योहार का सबसे यादगार पल. बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी. मेरे लिए जो सबसे यादगार पल और जो त्योहार का है, कौन से त्योहार का है, वो ज़्यादातर
मैं मानता हूँ दीपावली का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 5-6 साल में, 5-7 साल में, जैसे दीपावली और जो मेरा जन्मदिन है, उन दोनों का बिल्कुल मेल रहता है, और वो दोनों एक ही दिन में होते हैं। और उसके अलावा भी मुझे दीपावली का त्यौहार इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी मैं भारत में इसे सेलिब्रेट करता हूँ, मनाता हूँ, तब उस समय वही एक समय होता है जब मैं मेरे सब करीबी लोगों के साथ में मिलजुल करके बना सकता हूँ। क्योंकि अन्यथा हम सब इतने व्यस्त रहते हैं हमारी दिनचर्या में, और कोई जैसे अलग अलग शहरों में रहते हैं या अलग अलग विदेश में रहते हैं, तो उनसे मिलने जुलने का मौका नहीं मिल पाता। पर दीपावली के कारण सबसे एक ही शहर में, जैसे जयपुर से हूँ, तो जयपुर में सबसे मिलना हो जाता है, मेरे जो दूर के भी जो होते हैं रिश्तेदार। तो इसलिए ये दिवाली मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार है। और अभी से नहीं, ये बचपन से ही मेरे लिए इसलिए यादगार रही है क्योंकि बचपन में भी हम सब दोस्त और साथ में जो हमारे भाई बहन थे, वो खूब हर्षोल्लास से बनाते थे और काफ़ी धूम धमाके से बनाते थे। तो वो यादें आज भी मेरे अंदर कायम है कि किस तरीके से हम लोग मिल करके कैसे मस्ती करते थे। तो अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि चाहे भले आज मैं भारत के बाहर रहता हूँ, पर आज भी यहाँ पर भी सिंगापुर में भी ये त्यौहार का उतना ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सिंगापुर में अलग अलग नेशनलिटी के लोग रहते हैं, और यहाँ पर दीपावली के दिन भी यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है, वो यहाँ पर उसको नेशनल हॉलीडे का रूप दे करके उस दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है, बैंक हॉलीडे रहती है यहाँ पर। तो त्यौहार, लेकिन यहाँ पर सारे त्यौहार उसी हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, चाहे भले हिंदू समाज के लिए हो या चाइनीज समाज के लिए हो या बुद्धिस्ट के लिए हो, और यही उसकी महत्वता है। ओवर टू यू। धन्यवाद नवीन परवल जी, आपने हम सबके पसंदीदा त्योहार की सारी यादें तरोताजा कर दी। हमें अगला नामांकन प्राप्त हुआ है शिवप्रिया गौरी जी से। शिवप्रिया गौरी, आपका शीर्षक है हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। शिवप्रिया गौरी। जब मैंने पहली बार दशहरा मनाने की कोशिश की, मुझे किसी ने बोला दशहरा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि माँ दुर्गा ने जीता था ईविल के अगेंस्ट, बुरे चीजों के अगेंस्ट। जब मैं दिल्ली आई थी और तब मुझे बताया गया था दशहरा तब हुआ था जब राम जी ने जीता रावण के खिलाफ। अब मैं हर जगह जाती हूँ, दशहरा का अलग अलग कारण होता है और मैं सोचती हूँ इसका मतलब क्या है। पर जब मैं जैसे ही बड़ी हुई, मुझे इस त्योहार का महत्वपूर्ण समझ आया। ये है जब अच्छाई बुराई के ऊपर जीतती है, जब अच्छाई और बुराई एक दूसरे के खिलाफ आते हैं, तो अच्छाई ही विजेता प्राप्त करती है, और वही दशहरा का मतलब है। हाँ, हो सकता है कि ये कई सालों पहले हुआ हो। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या हमें क्या पता, शायद राम जी ने जीता होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानते किसी भी त्योहार को, पर हर इंसान इस ब्रह्मांड में ये जरूर मानता है अच्छाई है, बुराई है। आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप चाहे भारत में पैदा हुए हो, आप चाहे चीन में पैदा हुए हो, आप चाहे अमेरिका में पैदा हुए हो, आप सब जानते हो कि अच्छाई और बुराई है। और इस त्योहार ने मुझे यही सिखाया कि अगर हम बुराई के साथ रहें, शायद कुछ पल के लिए हमें सब कुछ अच्छा लगे, शायद हमें लगे कि हमें बहुत सारा धन मिले बिना मेहनत के, ऐसा भी लगता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड के ऊपर हैं, पर अतीत ने हमें ये सिखाया कि कुछ भी हो अच्छाई ही जीतता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, पहले दिन से अगर हम अच्छाई के साथ रहें तो हमारा विजय प्राप्त होना ज्यादा संभावित है। इसीलिए उसको विजयदशमी कहते हैं, चाहे कोई भी उसका रीजन हो। ये उस विजयदशमी का महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवप्रिया गौरी जी, आपके विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अगला नामांकन हमें प्राप्त हुआ है अनुपम चौधरी जी से।
जी। हाँ जी। खाने और त्योहार का एक अद्भुत संयोजन है। हर त्योहार किसी एक खाने से जुड़ा होता है। आपका शीर्षक है खाना और त्योहार। खाना और त्योहार, अनुपम चौधरी। खाना और त्योहार हिंदुस्तान या किसी भी दुनिया के देश में उसी तरह से है जैसे नदियां और पहाड़। आप किसी भी त्योहार की कल्पना बिना खाना के कर सकते हैं क्या? और हर त्योहार के साथ विशेष रूप से कुछ खाने जुड़े हैं। जैसे ही आप होली की बात करते हैं तो गुजिया की बात आती है। जैसे ही आप पोंगल की बात करते हैं तो खिचड़ी की बात आती है। जैसे ही आप बैसाखी की बात करते हैं मूंगफलियों और रेवड़ियों की बात आती है। जैसे ही आप दिवाली की बात करते हैं तो खूब सारी मिठाइयाँ, और हमारे यहाँ खास तौर से दीवले बनते थे उस दिन सुबह खाने के लिए, जो मैदा और चीनी की चाशनी में पके हुए होते थे, और मेरी दादी कहती थी सुबह सुबह उसे खाना जरूरी है। रक्षाबंधन का त्योहार और तीज का त्योहार आता है घेवर के साथ में, अनरसे के साथ में। और अगर महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहां के त्योहार शुरू होते हैं पूरन पोली से। तो और मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं क्रिसमस की तो टर्की से बात होती है, उनका वहां पर शुरू होता है। तो हर त्योहार की विशेषता इसलिए भी शायद होती है क्योंकि वो मौका होता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छे अच्छे खाना खाने का। और मैं भूल गई, एक त्योहार तो सिर्फ इसलिए है कि बकरीद है, तो खास तौर से वो इसीलिए है क्योंकि खाना है, बकरा खाना है, और इसलिए ही वो त्योहार है। तो आप त्योहार को, खाने को उसी तरह से अलग नहीं कर सकते जैसे सर पर से बाल, क्योंकि अगर आपने सर पर से बाल हटा दिए तो खूबसूरती खत्म हो जाती है आपके चेहरे की। उसी तरह से अगर आप त्योहार को खाने से अलग कर दें और कहें त्योहार मनाइए, तो मेरे ख्याल से उसकी भी खूबसूरती बिल्कुल वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो त्योहार और खाना एक दूसरे के पूरक हैं, मैं ये ऐसा मानती हूँ। और मुझे लगता है हर भारतीय और हर व्यक्ति जो त्योहार की बात करता है वो पहले खाने को मिस करता है। इसीलिए जब कभी मैं अपने साथ नहीं होती थी अपने मम्मी के साथ, तो मैं उस खाने को बहुत मिस करती थी जब भी कोई त्योहार पड़ता था। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम चौधरी जी, आपका मिठास पूर्वक भाषण सुनकर तो मुझे भी भूख लगाई। आप अगले उसके लिए हमें अभी तक कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। अरविंद कुमार शुक्ला जी, क्या आप आना चाहेंगे? अरविंद कुमार शुक्ला जी। हमें शेर सिंह से अगला नामांकन प्राप्त हुआ है। सीताराम साहू, आपसे हम इससे अगला शीर्षक आपको देंगे। आपका शीर्षक है आपका सबसे पसंदीदा त्योहार। आपका सबसे पसंदीदा त्योहार, शेर सिंह जी। धन्यवाद। मेरा पसंदीदा त्योहार है दिवाली, और उसके कुछ रीजंस है, उसके कुछ कारण है। दिवाली दिवाली पर क्या होता है कि एक तो कहीं से न कहीं से पैसा आता है, तो ऐसा लगता है कि धन आ रहा है। दूसरा, हम दीप जलाते हैं चारों तरफ, बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है। और बहुत जैसे मैं अधिकतर अपने गांव चला जाता हूँ, तो वहां पर सभी जो मेरे दोस्त थे वो भी जो कि काफी दिनों से बाहर जॉब कर रहे होते हैं, वो भी सब वापस आ जाते हैं। तो हम सब बैठते हैं और अपना आप को देखते हैं कि कौन कहाँ पहुंच गया है। और जैसे कि कोई भी कहीं कर रहा होता है तो उसे बोनस आ रहा होता है उसके अकाउंट में, और अच्छा अच्छा खाना पक रहा होता है हर तरफ, हर कोई कहीं ना कहीं खुश रहता है। और फिर हम घरों के पेंट कराते हैं कि घर भी अच्छा दिखे, नए नए कपड़े पहनते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल रहता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम अपने रिश्तेदारी में भी कॉल करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, हर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है उस दौरान।
तो इसलिए दिवाली मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद शेर सिंह जी। अगला शीर्षक है सीताराम साहू जी के लिए। सीताराम साहू जी, आपके जी। लिए है त्योहार संस्कृति सिखाने का माध्यम। त्योहार संस्कृति सिखाने का माध्यम, सीताराम साहू जी। अगर आप भारतीय हैं, दिल से भारतीय हैं, और आपको त्योहार के प्रति आदर और सम्मान नहीं है, तो मैं समझता हूँ आप आधे भारतीय हैं, पूरे भारतीय नहीं हैं। विदेशी लोग पूछते हैं भारतीयों से, बहुत सारे विदेशी इस मीटिंग में जुड़े हैं, कि आप लोग इतनी विभिन्नता में एकता कैसे कर लेते हैं? हम तो भाई ईद और क्रिसमस मनाने में ही हमें पसीने आ जाते हैं, आप इतने सारे त्योहार कैसे मना लेते हैं, कैसे याद कर लेते हैं, कैसे एक दूसरे को जोड़ लेते हैं और कैसे उसकी बधाइयां दे देते हैं? कितना समय है आपके पास? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई हम भारतीय हैं, हम एक गुलदस्ता है जिसमें कि हजारों तरह के फूल एक साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए। सब त्योहार हमें अपनी संस्कृति सिखाते हैं। पसंदीदा त्योहार दिवाली है, हमें भाईचारा सिखाता है। होली हमें एक दूसरे से मिलना जुलना सिखाता है। रमजान, ईद एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान सिखाता है। क्रिसमस हमें दूसरे धर्म के प्रति उनकी क्या अच्छाइयां हैं उसको आत्मसात करने की भावना दिखाता है। गुरु पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे आप शांति से और धर्म के साथ जी सकते हैं। सारे त्योहार, सारे धर्म, सारी जातियां हमारे इस देश में एक तरह से, जैसे कल परसों ओमन का त्योहार था, एक बहुमुखी थाली है, उसमें बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं और आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें मीठा भी है, उसमें तीखा भी है, उसमें नमकीन भी है, उसमें शक्कर भी है। सब आप बड़े प्यार से खाते हैं और अपनी पुरानी संस्कृति को धन्यवाद देते हैं कि हम उस देश में पैदा हुए जहां हमें बहुमुखी, बहुसंस्कृति और इतने सारे सम्मान के साथ लोगों के साथ चलना सिखाया, रहना सिखाया। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म, अपना सम्मान, अपना भारतीयत्व अपने अंदर रखें। हर त्योहार का स्वागत करें, हर त्योहार पे एक दूसरे को गले लगाएं और लोगों को शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम साहू जी। अगला नामांकन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। दिनेश देसाई जी, क्या आप आगे जाना चाहेंगे? ओके। और कोई स्वयं सेवा के लिए आगे आना चाहेगा? राजेश है। राजेश, हाँ ठीक है। आपके लिए है, हम त्योहारों को एक अवकाश की तरह भी देखते हैं, पर इस बार जैसे अगर हम देखें 15 अगस्त रविवार, रक्षाबंधन रविवार, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई त्योहार रविवार के दिन आता है तो उससे अगला दिन अवकाश दिया जाना चाहिए। आपका शीर्षक है, क्या त्योहार से अगले दिन मानार्थ अवकाश कॉम्प्लीमेंट्री हॉलिडे होना चाहिए? क्या त्योहार से अगले दिन मानार्थ अवकाश कॉम्प्लीमेंट्री हॉलिडे होना चाहिए? हाँ, मैं आरंभ करने से पहले एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुततान धर्मस्य परित्राणेन साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। आप अगर देखेंगे, कोई भी दशहरा हो या दिवाली हो, दशहरा का नेक्स्ट डे भी हम लोग मनाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हाँ आज विसर्जन करेंगे, देवियों को विसर्जन करना है, तो इसीलिए हम लोग को छुट्टी लेना चाहिए। अगर दिवाली का देखोगे तो दिवाली 2 दिन या 3 दिन हम लोग मनाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी अगर तैयार है, माफ करना मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोई भी अगर तैयार है
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक दिन हम सोचते हैं कि हाँ अगर हम लोग को छुट्टी मिलेगा तो हम लोग अच्छे से मना सकते हैं। इसीलिए ये हम लोग को और एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश, हम भी यही मानते हैं कि हमें एक और दिन छुट्टी मिलना चाहिए। अगला नामांकन, मेरा सभी सभागणों से अनुरोध है कि कृपया आप अपना नामांकन दें ताकि हम आपके विचार सुन पाए। अरविंद कुमार शुक्ला जी, दिनेश देसाई जी, हाँ दिनेश देसाई जी, क्या वेतन दिवस सैलरी डे को भी एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए? क्या वेतन दिवस सैलरी डे को भी एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जब माँ लक्ष्मी हमारे किए हुए काम पर आती है, आशीर्वाद देती है, तो जरूर मनाना चाहिए। और मैंने यहाँ पर अभी एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें अमेरिका से स्पीकर आए थे। उसने ये बताया कि एक भारत देश ही ऐसा है जहां पर सैलरी, पैसा को पुण्यशाली और प्रभावशाली और क्या कहते हैं उसको, आदर्शशाली माना जाता है। जब बाकी जगह तो पैसे आने उड़ाते हैं, तो हमारा देश ऐसा है जहां हम सबको बांटते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। उससे हम ये पहले देखते हैं कि इस पैसे से हमारे परिवार में कैसे फायदा होगा, हमारे आजू बाजू में कैसे फायदा होगा, क्योंकि ये एक वो शक्ति है जो सर्कुलेशन में, मोशन में आती है, रोटेशन में आती है, जिससे कि हम आज अगर पैसा घूमता है तो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, और तभी ये संसार चलता है, तभी ये हमारी जिंदगी चलती है। तो इसलिए मैं तो जरूर आपसे कहूंगा कि जिस दिन भी अगर आपको सैलरी मिले, अरे सैलरी तो क्या, कोई भी अगर आपको थोड़े से भी पैसे दे दे, जरूर उसे आप त्योहार मनाएं। धन्यवाद। दिनेश देसाई जी, मैं अगले शीर्षक के लिए निमित मित्तल जी से अनुग्रह करूंगी। आजकल गंतव्य विवाह यानी डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत प्रचलन में है। हमारे भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ के त्योहार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि गुजरात में नवरात्रि, महाराष्ट्र में गणपति पूजन, और हमेशा हमारा मन करता है कि हम किसी एक त्योहार को उस गंतव्य पर जाकर के मनाएं। निमित मित्तल जी, आपका शीर्षक है मेरा पसंदीदा गंतव्य त्योहार। मेरा पसंदीदा गंतव्य त्योहार। धन्यवाद विशाखा जी इस शीर्षक के लिए, और मुझ में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए जिससे कि मैं उसी गंतव्य स्थान पे ही पहुंच गया। मैं बात कर रहा हूं वृंदावन की होली की। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि होली ऐसी होती है, होली ऐसी होती है। हम खेलते भी आ रहे हैं रंगों के साथ, पानी के साथ, पिचकारियों के साथ, एक दूसरे को रंग लगाना, पक्के रंग लगाना, पानी से एकदम भिगो देना। परंतु जो हमारे माता पिता ने हमें वृंदावन की होली का वर्णन किया, वो होली से मैं अभी भी वंचित हूं। वहां बताते हैं कि वहां फूलों से, टेसू के फूलों से होली खेली जाती है। वहां लठमार होली भी खेली जाती है। मैंने कहा लठमार होली, ये कैसी होली? तो बड़ी डरावनी होली मालूम पड़ती है। परंतु नहीं, मैंने कुछ दिनों के बाद नेशनल ज्योग्राफिक टीवी पर, नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि वहां पे सही मायने में वहां पे उनको जो कुमारों को बिठा दिया जाता है तथा कुमारी उनको लठों से मार देती है। मैंने कहा ऐसी होली तो नहीं खेलनी, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण के और राधा के
उस पवित्र स्थानों में मैं जाकर उनकी ही भक्ति में लीन होकर कैसे वो अपने समय में, अपने युग में होली खेलते थे, उसी युग में मैं भी जाना चाहता हूँ, उसी युग की होली मैं भी खेलना चाहता हूँ। क्या आप सब आएंगे क्या? धन्यवाद निमित मित्तल जी। हम आशा करते हैं आपको जल्दी ही वृंदावन की होली खेलने का अनुभव प्राप्त हो। अगले शीर्षक के लिए नीलू शर्मा जी, क्या आप आना चाहेंगी? जी अवश्य। नवरात्रि के 9 दिन घर में कोई ना कोई उपवास रखता है, तो हमें उपवास का खाना खाने को मिलता है। और फिर आखिरी दिन ऐसा आता है जिसमें हर घर में छोले चावल पूरी सब बनता है, और एक अलग ही तरह का अनुभव फील होता है जब हम नवरात्रि के आखिरी दिन पे होते हैं। तो क्या आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी नवरात्रि के आखिरी दिन को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी इस अद्भुत विषय के लिए। आजकल जो ये लहसुन प्याज है, हम लोगों के समय, मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, तो मेरे माता पिता के घर में पूरे सावन में भी लहसुन प्याज नहीं बनता था। और आज के परिवेश में अगर हम लोग सावन में सिर्फ मीट मछली छोड़ दे तो यही लगता है मैं बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ। तो इसी तरह जब नवरात्रि आता है तो हम लोग उस 9 दिन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और हमारे घर में कई जगह ऐसा है कि वो जिसे हम लोग अपनी भाषा में खस्सी चढ़ाना कहते हैं, सप्तमी के दिन माँ दुर्गा के आगे बलि दी जाती है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को, हालांकि मेरे माता पिता के यहाँ नहीं बनता था है मांसाहारी खाना, लेकिन हमारे ससुराल में बनता है, तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकती हूँ। सप्तमी के दिन निकालती हूँ, अष्टमी निकालते, अष्टमी तो हमारा व्रत ही रहता है। और नवमी के दिन जब हम कन्या को जिमाते खिलाते हैं तो उसमें भी हमें लहसुन प्याज नहीं डालना होता है। तो किसी तरह उन लोगों को खिला के उसके बाद सारे जो चना का सब्जी होता है, इतना सारा प्याज डाल के उसको फिर से उसमें मसाला डाल के अच्छे से भूनती हूँ। फिर हम लोग मूढ़ी, जो हम लोग भेलपुड़ी बोलते हैं, मूढ़ी के साथ मिला के उसको बड़ी तन्मयता के साथ प्याज डाल के खाती हूँ कि कितने दिन बाद ये जो 9 दिन है, जहां जहां हम लोग पुचका देखते हैं, मूढ़ी देखते हैं, हर जगह देख के मुंह में पानी सा आता रहता है कि कब ये 9 दिन जाए। और इस प्रकार से लगता है कि कितना बड़ा हमने कार्य किया। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि पूरे 30 दिन लोग रमजान रखते हैं, जैन लोग कितना ज्यादा कष्ट करके अपने व्रत को करते हैं, तो मुझे लगता है हम बिहारी लोग तो बस ढकोसला करते हैं, इतना तो हमें पेशेंस नहीं है, हमें और करना चाहिए, लेकिन उपाय नहीं है। तो वास्तव में ये 9 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं। इन्हीं के साथ मैं यह वापस मंच आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीलू शर्मा जी, आपके वर्णन से बहुत सारे लोग यहाँ पे वो करेंगे से इत्तेफाक रखते हैं। इत्तेफाक रखते हैं। धन्यवाद नीलू शर्मा जी। मैं अब मतदाता गणक से अनुग्रह करना चाहूंगी कि वो कृपया मतदान के लिए आगे बढ़े। इसके साथ मैं ये मंच नीलू शर्मा जी को सौंपना चाहूंगी। नीलू शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मनमोहक सत्र, तत्कालिक भाषण या आंसू भाषण सत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है यहाँ पर प्रस्तुत हर टोस्ट मास्टर इस क्षण को बहुत ही जिंदा दिली से जिए होंगे। बेहतरीन 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 विषय थे आपके, और जो डेस्टिनेशन वेडिंग गंतव्य, मुझे भी कई बार कई चीजें आपसे आज सीखने को मिली कि हमें इससे भी जोड़ सकते हैं अपने तत्कालिक भाषण सत्र से। बहुत ही अच्छा, बेहद उम्दा रहा। और एक वोटिंग लिंक आप लोग के सामने था, आप लोग मेरे ख्याल से वोट कर चुके होंगे। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ पूरी सभा के लिए। जो हम लोग त्योहारों की बात कर रहे थे, तो हमारे जो भारत देश में त्योहार हैं, यह हमारे ऋतुओं से भी होते हैं। भाई बहन, करवा चौथ, तीज त्योहार, यानी हमारे जो पारिवारिक
हमारे जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए किए थे। क्यों त्योहार है हमारे जीवन में? अगर हमारे जीवन में त्योहार नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। त्योहार हमारे जीवन में रंग भरता है। त्योहारों के बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय त्योहार महत्वपूर्ण है, उसी तरह हम जिस तरह से बिहू, पोंगल मनाते, तो हर त्योहार का अपना अपना रंग होता है और अपना अपना उसका महत्व होता है। अगर हम इतनी बातें करेंगे तो फिर मुझे समय समंजक जी बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा वक्त ले रही हूँ, तो मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता सुरजीत जी की ओर अग्रसर होना चाहूंगी। तो सुरजीत जी आए और पूरी सभा का मूल्यांकन करें। एक बार करतल ध्वनि के से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे आज के मुख्य मूल्यांकनकर्ता सुरजीत जी का। यह आभासी मंच आपकी ओर। धन्यवाद। धन्यवाद नीलू शर्मा जी। तो मैं एक बार दोबारा आया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी रिपोर्ट लेके। तो सबसे पहले इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ भाषण मूल्यांकनकर्ता निमित मित्तल को कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी। कर्मण्ये वधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। माननीय रुपिंदर सिंह जी ने आज कर्ण का चरित्र वर्णन इतनी सुंदरता से किया और सही मायने में कर्ण कौन थे हमें दर्शाया। मैंने ये पंक्ति बोली आपको, ये कर्ण के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ, हालांकि वो अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे थे, परंतु उनकी अखंडता, प्रतिकूलता में भी अपना कर्म और अपना धर्म निभाते रहे। मुझे प्रशंसा करनी होगी रुपिंदर जी की, जिन्होंने हमें ऐसे चरित्र से साझा कराया। और ना केवल वे, उसके अगर मैं भाषण के अंदर जाऊं तो जो एक उनकी स्वर्गीय तथा एक शक्तिशाली स्वर में जब उन्होंने श्री कृष्ण जी का उपदेश और वार्ता सुनाया अर्जुन जी को, वह बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय था। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण ही उपदेश दे रहे हैं। पर हाँ, उसके साथ साथ जब उन्होंने अपने उस वार्ता के बाद जब उस चीज को उसका सामान्यकरण किया, तब वो गहरी बात हमें अपने दिल को भी छू गई। हमें भी पता चला कि हाँ, करण सिर्फ वो नहीं, करण हम में भी है। कारण सिर्फ हम में नहीं, कारण सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी है। तो इस चीज के लिए मैं रुपिंदर जी का बहुत ज्यादा अभिवादन करता हूं। प्रशंसा के तो बहुत ज्यादा बिंदु हैं, परंतु मैं यहाँ पे साझा करना चाहूंगा दो ऐसे बिंदु जहां पे अनुशंसा भी हो सकती है। जैसे पहला, जब आपने कृष्ण जी का उपदेश के बाद आपने यह बोला कि हम सब जानते हैं आगे क्या हुआ, उससे पहले अगर आप थोड़ा सा ठहराव दे देते तो हमें उस चीज को अंदर उसको समाने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता और आपके साथ अगली कड़ी को सही से जोड़ पाते। उसके अलावा मैंने ये अवलोकन भी किया कि आपने ये जो भाषण है बैठकर दिया, उसकी वजह से हम आपके हाथ की चपलता तथा नाटकीय रूप को नहीं देख पाए। बस आशा करता हूं आप इसी तरह इस भाषणों को देते रहे
हैं और हमें मनमोहित करने देते हैं। धन्यवाद और बैक टू यू। ये आवासी मंच आपका सुरजीत जी। धन्यवाद भाषण मूल्यांकनकर्ता निमित मित्तल जी। अब समय हो चुका है कि मैं आशुभाषण का रिपोर्ट को प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहले आशुभाषण करता थे नवीन परवल जी। नवीन, आपने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से शुरुआत करी। आपने पहले अपने विचार रखे और उसको फिर विस्तार से आपने उसको सबको बताया, तो मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं है। दूसरे आशुभाषण करता थे शिवप्रिया गुरी। आपने भाषण की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करी। आपने शुरुआत में अपने विचार रखे और बहुत ही शानदार ढंग से अपने भाषण को आगे बढ़ाया, इसलिए मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। तीसरे भाषण करता थे अनुभव चौधरी। आपने शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से करी और आपने अपने आप को बहुत ही शानदार तरीके से और जो संक्षेप था आपके भाषण का वो भी शानदार तरीके से रखा, इसलिए कोई अनुशंसा नहीं मेरी तरफ से। चौथे आशुभाषण करता थे शेर सिंह। आपका भाषण बहुत ही शानदार था और आपने अपने बहुत ही शानदार ढंग से अपने विचार पेश किए। कुछ अनुशंसा, जो 2 अनुशंसा मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला था कि भाषण के जो संक्षेप था वो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, इसलिए उसको हम आगे को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। और मैंने देखा कि आप कैमरे से बाहर देख रहे थे, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, तो इस चीज को भी हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते। 5वें आशुभाषण करता थे सीताराम साहू जी। आपका भी भाषण बहुत ही शानदार था और प्रेरणादायक भाषण था आपका, और आपका मैसेज भी बहुत ही जानदार था, इसलिए मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। अगले भाषण करता थे राजेश जी। राजेश जी, आपने शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करी। आपने एक श्लोक को पढ़ा और अपने भाषण को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, तो मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। अगले अशुभाषण करता थे दिनेश देसाई जी। बहुत ही शानदार अशुभाषण, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से अपने विचार को प्रकट किया, तो मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। अगले भाषण करता थे निमित मित्तल जी। निमित, आपने शुरुआत करी वृंदावन की होली से और बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि कैसे आपके माता पिता आपको प्रेरित करते हैं वहां पे होली के वृंदावन की होली देखने के लिए, और आपने मतलब ही अपनी एक स्टोरी प्रकट बताई, तो इसमें मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। और लास्ट अशुभाषण करते थे नीलू शर्मा जी। शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करी और भाषण बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया, तो मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब अपने मेरी जो टीम है उसमें हमारे समयपाल, गणक और व्याकरण निरीक्षक। तो मैं सबसे पहले व्याकरण निरीक्षक माधव उपाध्याय जी को बुलाना चाहता हूँ, वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। धन्यवाद सुजीत जी। आज के दिन का सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, तो मेरी रिपोर्ट जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके 3 भाग होंगे, सॉरी। तो पहले भाग में मैं बताऊंगा कि आपको कि आज के दिन का शब्द था उसका कितनी बार प्रयोग हुआ। उसके बाद में बताऊंगा कि अच्छे उपयोग व्याकरण के क्या क्या थे, और उसके बाद में बताऊंगा कि आपके बुरे उपयोग क्या क्या थे, जो भी मैं मीटिंग में जो मैं नोटिस कर पाया। तो सबसे पहले जो आज के दिन का शब्द था वो 3 बार प्रयोग किया गया है। 2 बार नीलू जी के द्वारा एंड एक बार निमित जी के द्वारा। अब आते हैं अच्छे व्याकरण के उपयोग के ऊपर। रूपिंदर जी ने उपयोग किया शब्द रणनीति, जिसका मतलब है प्लानिंग। उन्होंने शब्द यूज किया अतीत, उसका मतलब है पास्ट। टोस्टमास्टर ऑफ द डे नीलू जी ने करतल ध्वनि का प्रयोग किया, उसका मतलब है रेटल साउंड, जो कि हम तालियों से जो कि सुनाई देता है। उसके बाद नवीन जी ने काफी बार हर्षोल्लास का प्रयोग किया, जिसमें 2 शब्द हैं, हर्ष एंड उल्लास, जिसका अर्थ होता है खुशी से।
टेबल टॉपिक मास्टर ने नामांकन शब्द का प्रयोग किया जिसका मतलब होता है नॉमिनेशन। शिवप्रिया जी ने ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है यूनिवर्स। अनुपमा जी ने एक वाक्य कहा जिसमें था त्योहार को उसी तरह खाने से अलग नहीं कह सकता जैसे सर से बाल। तो मुझे वो बहुत जो कंपैरिजन है वो बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा सीताराम जी ने प्रयोग किया आत्मसात जिसका मतलब होता है रियलाइजेशन। उसके बाद उन्होंने ही शायद प्रयोग किया था शब्द बहुमुखी जिसका अर्थ होता है अलग अलग तरीके से। अब आते हैं कुछ बुरे उपयोगों पे। मैंने देखा कि एक प्रोनाउंसिएशन था महसूस जिसको जो बोलना चाह रहे थे महसूस बस उन्होंने महसूस बोला। तो हम काफी बार बहुत जल्दी बोल जाते हैं तो ऐसे गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। उसके अलावा इंग्लिश वर्ड था नेक्स्ट जनरेशन जिसके जगह बोला जा सकता था आने वाली पीढ़ी। ऑब्जेक्टिव जिसकी जगह बोला जा सकता था उद्देश्य। एक भाषण में जोरों पर था युद्ध जोरों पर था उसका प्रयोग हुआ उसकी जगह कहा जा सकता युद्ध चरम सीमा पर था। उसके अलावा ध्वज में विरासत है ध्वज में विरासत है बोला गया जिसकी जगह बोलना चाहिए था ध्वज में विराजमान है। उसके अलावा सभागन शब्द का प्रयोग किया गया जो कि जिसका अर्थ होता है ऑडिटोरियम। उसकी जगह बोला जा सकता था सभा में उपस्थित मित्रगण। उसके अलावा बोला गया कि महत्वपूर्ण समझ आया जिसकी जगह बोल सकते थे महत्व समझ आया। पेंट करना को रंगाई करना बोला जा सकता है हिंदी में। स्वयं सेवा से आगे आए उसकी जगह बोला जा सकता है स्वेच्छा से आगे आए। त्योहार मैंने देखा कि कुछ लोगों को त्योहार वर्ड बोलने में प्रोनाउंसिएशन में परेशानी हो रही थी तो उसकी जगह हम पर्व शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि स्वर्गीय शब्द का उपयोग किया गया जो कि वो स्वर से जोड़ के बोलना चाह रहे थे कि उनका उच्च स्वर था उस तरीके से। बट स्वर्गीय का मतलब कुछ और ही होता है उसका मतलब लेट से होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्गीय ग्रैंडफादर लेट ग्रैंडफादर। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उम्मीद मेरे को कुछ सदस्यों से मुझे जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा ही मुझे जो शब्दों का प्रयोग मैं खुद हिंदी मीडियम से आता हूं तो मेरे को पता है पर मुझे नहीं लगता था कि लोग इतना अच्छा बोल पाएंगे। बट मेरे को बहुत अच्छा लोगों का हिंदी सुनने को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको सुजीत जी। धन्यवाद व्याकरण निरीक्षक माधव उपाध्याय जी। अब अगली भूमिका जो हमारी थी वो गणित की थी तो इसलिए मैं चिन्मय अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी प्रतिवेदन लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद सुरजीत जी। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करके आज की आगणक रिपोर्ट प्रदर्शित करती हूँ। आज के सभी वक्ताओं को मैंने 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी में वो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके नाम हरे रंग में हाईलाइट किए गए हैं। नीलू शर्मा जी, निमित मित्तल जी, रुपिंदर सिंह जी, अनुपम चौधरी जी, सीताराम साहू जी, राजेश पागल जी और दिनेश देसाई जी, इन सभी ने आज उत्कृष्ट भाषण प्रदर्शित किया है तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा भाषण दिया पर उन्हें सिर्फ थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और तीसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो किसी एक शब्द को बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कारण उनकी भाषा पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने भाषण में इम्प्रूवमेंट करें। धन्यवाद। शुक्रिया आगणक चिन्मय धर्म अधिकारी जी इस विस्तार से इस प्रतिवेदन के लिए। अब हमारे अगले जो भूमिका जो थी वो समयपाल की थी तो मैं टोस्ट मास्टर रमा चोपड़े जी को आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता सुरजीत जी। सभी सदस्यों और विशिष्ट अतिथियों का आज की सभा में स्वागत है।
आज की सभा की शुरुआत अब मैं अपनी समय सारिणी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आज की सभा की शुरुआत सही समय में हुई है, जो कि थी 1:30 और आज की सभा में कोई भी सदस्य निलंबित नहीं हुए हैं, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अब मैं शुरुआत करूंगी उद्धत वक्ता से। रुपिंदर जी ने 6 मिनट 8 सेकंड लिए हैं और अब मैं आशु भाषणकर्ता का समय साझा करना चाहूंगी। नवीन जी ने 2 मिनट 11 सेकंड लिए हैं। शिव प्रिया जी ने 2 मिनट 20 सेकंड लिए हैं। अनुपम जी ने 2 मिनट 24 सेकंड लिए हैं। शेर सिंह जी ने 1 मिनट 33 सेकंड लिए हैं। सीताराम जी ने 2 मिनट 15 सेकंड लिए हैं। राजेश जी ने 1 मिनट 12 सेकंड लिए हैं। दिनेश जी ने 1 मिनट 31 सेकंड लिए हैं। निमित जी ने 2 मिनट 1 सेकंड लिए हैं और नीलू जी ने 1 मिनट 55 सेकंड लिए हैं। अब मैं भाषण मूल्यांकनकर्ताओं का समय साझा करना चाहूंगी। निमित जी ने 3 मिनट 28 सेकंड लिए हैं और अब मैं सहायक भूमिकाकर्ताओं का समय साझा करना चाहूंगी। माधव जी ने 3 मिनट 49 सेकंड लिए हैं। चिन्मय जी ने 1 मिनट 28 सेकंड लिए हैं और मैंने 2 मिनट 27 सेकंड लिए हैं। धन्यवाद। अब मैं यह सभा सुरजीत जी को सौंपना चाहूंगी। बहुत ही शानदार प्रतिवेदन समयपाल रमेश चोपड़ा के द्वारा। अब मैं इस सभा का डिटेल में बताना चाहता हूँ। सभा हमारी जो सभा है वो पूरे निर्धारित समय पे शुरू हुई। सशस्त्र द्वारपाल ने बहुत ही शानदार तरीके से सारे नियम पढ़े और सभा के सारे लोगों को बताया कि उनको इस सभा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी ने मेहमानों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। सभा सूत्रधार नीलू शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे और मनमोहक तरीके से सभा का प्रारंभ किया और इसको आगे बढ़ाया। हालांकि ये सभा पहली बार हिंदी में हो रही है, लेकिन आपने जिस तरीके से इसमें हिंदी में आपने हिंदी का उपयोग किया वो हम सबके लिए प्रेरणादायक था और हमको भी एक कॉन्फिडेंस मिला था। और मैं द्वारपाल और अभी आपकी स्क्रीन के सामने रोल प्लेयर्स के वोट हैं, तो अपना वोट देकर उनको सशस्त्र द्वारपाल और पीठासीन अधिकारी ने भी बहुत ही शानदार तरीके से इस सभा का प्रारंभ किया था, जो सबके लिए प्रेरणादायक था। शुरू में लग रहा था कि हो सकता है कि ये सभा सही तरीके से ना आगे बढ़े क्योंकि ये पहली बार हिंदी में थी, लेकिन ये सभा इनके एफर्ट से ही बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ी। आशु भाषण प्रसारक, आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस सत्र को आगे बढ़ाया और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सत्र एक मुख्य आकर्षण था आज की सभा का। भाषण मूल्यांकनकर्ता निमित जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रतिवेदन दिया रुपिंदर जी का, और आपने इसके लिए प्रस्तुत अनुशंसा और प्रस्तुत तकनीक का उपयोग किया जो कि बहुत ही शानदार था, इसलिए मेरी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं है आपके लिए। व्याकरण निरीक्षक माधव उपाध्याय जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। एक अनुशंसा मेरी तरफ से है कि अगर आप अपने प्रतिवेदन को स्क्रीन साझा करके समझाते तो बहुत ही अच्छा होता और वो आपकी इस प्रतिवेदन को 4 चांद लगा देता। आगणक,
चिन्मय धर्माधिकारी जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और आपने स्क्रीन भी साझा करी, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रतिवेदन था और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। समयपाल, बहुत ही शानदार प्रतिवेदन। अगर आप अपने प्रतिवेदन को स्क्रीन साझा करके बताते तो इससे आपकी जो प्रतिवेदन है इसको 4 चांद लग जाते। जो हमारी जो मीटिंग थी, जो सभा थी, बहुत ही शानदार तरीके से हुई और इसको हम एक सक्सेसफुल मीटिंग कह सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस सभा का मंच को हमारे सूत्रधार को नीलू शर्मा जी को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता। प्लीज कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। इतने अद्भुत प्रतिपुष्टि के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज के अद्भुत सत्र में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और मैं आप लोगों का जो प्रतिपुष्टि सुन रही हूँ उसको समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही मनमोहक रूप से इसे आज रक्षाबंधन होने के बावजूद, घर में व्यस्तता के बावजूद आप टोस्ट मास्टर से जुड़े। इसे ही कहते हैं हमारा टोस्ट मास्टर के प्रति लगाव। यह भी एक पर्व ही है। टोस्ट मास्टर में आना और अपने मित्रों के साथ अपने आप को एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना, यह भी एक पर्व है, महापर्व है। मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन हमारे अद्भुत वक्ता रुपिंदर जी से नहीं पूछा कि उनका पसंदीदा त्योहार क्या है। तो सभा को अंतिम चरण पे लाने से पूर्व मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वह त्योहारों के बारे में क्या सोचते हैं और कौन सा त्योहार है जो उनके दिल के करीब है। यह मंच आपकी ओर। सभा सूत्रधार नीलू शर्मा जी, मैं ये बताऊंगा कि कौन सा त्योहार मैं जबरदस्ती सेलिब्रेट करूं। मैं बात कर रहा हूं करवा चौथ की। जब तो मेरा विवाह हुआ तो हमारी धर्मपत्नी ने प्रस्ताव रखा कि वो उपवास करेंगे। हमारे घर में उपवास की प्रथा नहीं है किसी भी, और मेरी सेहत देखकर आपको लगता होगा कि मैं कभी भी उपवास नहीं रखता हूँ, और आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन उस दिन मैंने मेरी धर्म पत्नी को उपवास ना रखने की वजह से के इरादे से मैंने उनको बोला कि अगर तुमने उपवास रखा तो मैं भी उपवास रखूंगा। मुझे लगा कि मेरे को शायद वो भूखा नहीं देख सकती, उनको शायद मेरी ये चीज ज्यादा पसंद आ गई। और वो दिन और आज का दिन, साल में एक दिन सरदार भूखा रहता है। सर्वश्रेष्ठ त्योहार तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जो मुझे हमेशा याद रहता है। मिसाल के तौर पे, मैं जयपुर में था और उस दिन करवा चौथ था और 5 स्टार के अंदर इवेंट हो रहा है और मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, पानी तक नहीं पी रहा हूँ। और जब हम वापस आ रहे थे, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे फोन किया, कहती कि चांद आ गया है, अब आप खाना खा लीजिए। एक बार मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था और संयोगवश करवा चौथ आ गया। तो मेरे ऑफिस वाले जो मेरे को देखते थे कि हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को ले आता है या हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को निकाल लेता है, उस दिन मुझे भूखा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। तो ये त्योहार है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुपिंदर जी के लिए जोरदार तालियां। अब करवा चौथ की बात है तो मैं तीज की बात करते हुए निकलना चाहूंगी। तीज जो हम लोग हमारे उत्तर भारत में मनाया जाता है, इसमें हमें पानी पीना भी नहीं, हमारे जो पुराने जमाने की परंपरा है उसमें हमें पानी भी मना है। तो पिछले प्रारंभ में
के 5-10 साल तो किसी तरह मैं निकाल ली। उसके बाद मैं अपनी सासू माँ से बोली कि ये तो मुझसे संभव नहीं है। तो बोली ठीक है, जब तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है तो गाय बन के पी लो। मैं बोली ये गाय बन के कैसे पिया जाता है? वो बोली एक थाली में रखो और ऐसे करके घुटने के बल पर जैसे पशु पीते हैं वैसे पी लो। मैं ये तो बहुत ही हद बात हो गई कि आप पानी पियो तो गाय बनकर पियो। खैर उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे कुछ मान्यताओं को छोड़ते जा रहे हैं। अपने शारीरिक शरीर को देखते हुए अब हम लोग पानी भी पीते हैं और कभी कभी तो चाय भी, और कुछ जगह ऐसे जो फल और शरबत भी पी सकते हैं। तो व्रत यह नहीं कहता है कि हम अपने आप को इतना कष्ट दें कि हम एक शारीरिक असुविधा में पड़ जाएं। तो शरीर को देखते हुए और वातावरण को देखते हुए त्योहारों का लुत्फ लीजिए। त्योहार खुशियां बिखेरने के लिए है, ना कि कष्ट सहने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह आभासी मंच हमारे अध्यक्ष निमित मित्तल जी को सौंपना चाहूंगी। इसी तरह त्योहार मनाते रहिए, मिलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो एक बार सबके लिए तालियां हो जाए और निमित्त जी का हार्दिक स्वागत किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। कृपया नीलू जी के लिए तथा सभी उनके लिए जिन्होंने आज भूमिकाएं निभाई हैं हमारी सभा में, उन सब के लिए मेरे दिल से बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, अभिवादन करता हूं। आप सब ने मिलकर इस सभा को एक सफल सभा बना दिया। आज इस पर्व के अवसर पर, जबकि हमारे बहुत सारे टोस्ट मास्टर साथी हमारे साथ नहीं हैं, बीच में नहीं हैं, परंतु तब भी बहुत सारे हमारे बीच में अतिथिगण आए हैं जिन्होंने हमारे सभा में हिस्सा भी लिया, और मैं आशा करता हूं उन्होंने आज कुछ न कुछ समय उन्होंने अपने पर्व के दिन में से निकालकर उन्होंने कुछ यहाँ पे खुशियां भी प्राप्त की होंगी, और इस खुशियों को वो आगे भी लेकर जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी अतिथियों को एकाएक इस आवासीय मंच पर बुलाना चाहता हूं तथा उनकी प्रतिक्रिया इस सभा के बारे में जानना चाहता हूं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा माननीय अनुपम चौधरी जी से। कृपया चलचित्र पे आइए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद टोस्ट मास्टर निमित्त। मैं अवध हिंदी क्लब जिसका बेस लखनऊ है वहां से हूँ, और हमारा क्लब भी अभी नया नया बना है। और नीलू जी और मैंने वो हिंदी भाषा पे आपके क्लब की हिंदी की जो ये आज की मतलब सत्र आपने हिंदी में किया, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है अदरवाइज ये इंग्लिश क्लब है शायद, और आपने एक हिंदी के लिए स्पेशल आपने आज दिन निकाला, विशेष दिन निकाला। और मैंने भी मतलब हमने भी वही किया, हमारा मेन क्लब इंग्लिश था और वहां से हमने हिंदी क्लब की शुरुआत की है, जिसकी अभी हमने सिर्फ 8 ही करी हैं, सत्र करे हैं। और नीलू जी वगैरह का सबका, नवीन जी का, दिनेश जी का, सबका जो है सहयोग मुझे हमें मिलता रहा है उस क्लब को आगे बढ़ाने में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हिंदी धीरे धीरे तक बाकी सब क्लब तक पहुंच रही है और लोग उसकी महत्ता समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अपनी भाषा की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, भाषा की तरफ मतलब अपनी जड़ों की तरफ लौटना होता है। तो हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। और सबसे मजेदार बात ये लगती है, जो लोग सोचते थे हिंदी बहुत आसान है, इंग्लिश ज्यादा मुश्किल है, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है, उन सबको इस बात का विश्वास हो गया है कि जो हिंदी वो बोलते हैं, अगर हम उनसे शुद्ध हिंदी बोलने के लिए कह दें और उर्दू भी ना मिक्स करें अगर, और अंग्रेजी भी ना मिक्स करें, तो मुझे लगा सबने ये एहसास कर लिया और सबने ये रियलाइज कर लिया कि हम बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब हम 4 सेंटेंस भी नहीं बोल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो हमारे बाकी 3 इंग्लिश के क्लब हैं वो सब हिंदी में आ रहे हैं, वो सब बच्चे और रोल लेते हैं, भूमिकाएं लेते हैं, और सबको लगता है कि नहीं, हमें आकर अपने आप को चुनौती देना है। तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आप सबको सुन रही थी, इतने प्यार से आपने ये सत्र किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करते रहिए, कभी कभी हिंदी के सत्र करते रहिए। और हम सब की उम्मीद यही है
और हम सबका विश्वास यही है कि धीरे धीरे हिंदी के अपने आप में परिपूर्ण क्लब भी बन जाएंगे। जैसे हिंदी क्लब यहाँ पे दिल्ली का है और जो अवध शुरू हुआ है, इसी तरह और भी जगह पर क्लब हिंदी के बढ़ते चले जाएंगे। हमारी उम्मीद बस यही है और हमारी शुभकामनाएं आप सबको हैं। बहुत अच्छा सत्र किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं भी हिंदी दोबारा सीख रही हूँ। मैं इंग्लिश टीचर थी तो हिंदी से दूर होती जा रही थी, इन द सेंस फॉर्मल वे में बोलने से, तो वो मैं भी उससे करीब आ रही हूँ। तो धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, और अपने पूरा इतना आपने शेयर किया। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी अवध टोस्ट मास्टर्स की प्रथम सभा में अपनी माता जी के साथ सम्मिलित हुआ था, और वो दिन है और आज का दिन है कि आज वो मेरे को सामने से देख रही हैं कि मैं हिंदी में सभा में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ तथा उसको पूरा उसको अंजाम भी दे रहा हूँ, है ना। तो वो पक्का बहुत गर्वित महसूस कर रही होंगी। अब आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं दिनेश जी के पास। दिनेश जी, आप जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहली सभा हकीकत में बहुत ही अच्छी रही और मुझे गर्व होता है कि आप इतनी अच्छी तरह से सभा चला सके। रुपिंदर जी का मैं तहे दिल से वाह वाह कहता हूं। बस करते रहिए। सो नाइस ऑफ यू, ब्यूटीफुल। धन्यवाद दिनेश जी। आप सभी के इस प्यार और शुभकामनाओं के साथ हम इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आशा करते हैं कि ऐसे हम सत्र आगे भी आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हम बढ़ते हैं टोस्ट मास्टर सुधीर व्यास जी के पास। सुधीर जी, आपका क्या कहना है? बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं कोलकाता टोस्ट मास्टर्स से जुड़ा हुआ हूं और आज बड़े अरसे बाद टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। शायद नीलू जी पहचान जाएं, एक समय में कोलकाता टोस्ट मास्टर्स में नीलू जी भी आती थी और परसों एक प्रोग्राम में मैं और नीलू जी थे। मैं मास्क में था, वो भी शायद मास्क में थी, हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचाने। आज मैंने उनकी फोटोग्राफ देखी और फिर उसको कनेक्ट किया फेसबुक के साथ और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये तो वही है। और उसके बाद में मैं टोस्ट मास्टर्स के ऑफिशियल, जो हमारा कोलकाता टोस्ट मास्टर्स का ऑफिशियल फोरम है, वहां पर आपकी ये सूचना पड़ी और लगा कि दुनिया कितनी छोटी है। कहते हैं ना, दुनिया बड़ी गोल है, और बहुत अच्छा लगा। कई सालों पहले कोलकाता टोस्ट मास्टर्स ने भी एक हिंदी की सभा की थी। हमारे टोस्ट मास्टर्स नवीन मिश्रा, अब्दुल रहीम, और मैं टोस्ट मास्टर्स से पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। अभी क्योंकि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियों के चलते उतना कनेक्टेड, उतना जुड़ा हुआ नहीं हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने आप को ठीक करना पड़ रहा है इस हिंदी की सभा में इंग्लिश का शब्द न प्रयोग करते हुए, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और विशेष धन्यवाद नीलू जी से कि परसों उन्हें एक सभा में देखा था और उसी सूत्र के थ्रू आज यहाँ पहुंचा। तो आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की सभी को बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, बिल्कुल सत्य वचन। ये जो टोस्ट मास्टर्स, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी बिल्कुल। परसों हमारा एक नया प्रोजेक्ट मिला है। मेरे देवर समीर शर्मा जी, हम लोग एसएस कंस्ट्रक्शन चलाते हैं और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, नागपुर में हमारा प्रोजेक्ट चलता है। वहां सुधीर जी आए और मुझे बार बार लग रहा था मैं इन्हें कहीं देखी हूँ। और मेरे देवर मुझसे बहुत चिढ़ते हैं ये टोस्ट मास्टर की वजह से, क्योंकि मैं ऑफिस से ज्यादा वक्त इसमें देती हूँ। और शाम में वो घर आए तो बोले सब ठीक हो गया, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मैं सुधीर जी को देखा देखा लगा, और बार बार मैं सोच पा रही थी कि कहाँ देखी हूँ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं टोस्ट मास्टर से मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपको यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और उस दिन नहीं पहचानने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, उसके लिए दोनों ही क्षमा प्रार्थी हैं, और कुछ क्षमा प्रार्थी के लिए कोविड है कि हमें अब क्या कहते हैं, मुख बंदिश कर दिया है। थैंक यू।
जी बिल्कुल, ये टोस्ट मास्टर का मंच ही है जहाँ पे हम अलग अलग प्रांतों में भी बैठे हुए हम एक साथ सभा कर पा रहे हैं और आशा करते हैं आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हुए अब जाएंगे सीताराम जी के पास। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो कृपया चलचित्र पे आइए और अपना हाँ जी प्रतिक्रिया साझा कीजिए। पहले तो सबको नमस्कार, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैं अवध टोस्ट मास्टर का अभी सदस्य बना हूँ 15 अगस्त को, और ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ पहली सभा में जुड़ने का। पहली सभा में ही आपने ऐसे हिंदी के बहुत सारे शब्द बोल दिए जो मैं खुद डायरी में नोट करके रखा हूँ, जो मुझे खुद गूगल पे सर्च करने पड़ेंगे कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। तो हिंदी भाषी होते हुए भी मुझे अगर कुछ शब्द गूगल में सर्च करने पड़े या मुझे सलाह लेनी पड़े, तो ये आप लोग, आपके ग्रुप की, आपके सदस्यों की, आपकी मेहनत का परिणाम है कि जो शब्द आपने कभी ना सुने होंगे वो भी आपको आज उसका अनुसरण करना पड़ा, उसका व्याकरण करना पड़ा, उसको शब्दों में संजोना पड़ा। नया टोस्ट मास्टर होने के नाते बस मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं व्यवहारिकता वाले जो हम हर दिन उपयोग में लाते हैं, और एक शब्द ऐसे होते हैं जो आपको डिक्शनरी पे ही मिलते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पर्यायवाची शब्द आपको मिल सकते हैं, जो आप सरल शब्दों में आप बोल सकते हैं। तो जो सुनने वाले लोग हैं, जैसे मैं नया हूँ, तो मुझे थोड़ा कनेक्टिविटी करने में आसानी होगी अगर हम व्यवहारिकता वाले शब्दों को यूज करें, उपयोग करें। वैसे आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी सभा की। आज का त्योहार का दिन है और इसमें जुड़ने वाले सभी सदस्यों को आज का समय देने के लिए कोई भी खेद नहीं होगा, कोई भी ऐसा वो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सीताराम जी अपने विचार प्रकट करने के लिए। और जैसे आप दो तरीके के शब्द बता रहे हो, उनको बोला जाता है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम जो होते हैं वो बिल्कुल शुभ हिंदी के प्रयोग में होते हैं, तथा तद्भव उनको आजकल के जमाने के हिसाब से ढाला गया है, आसान बना दिया गया है, तो उनको हम तद्भव उनका रूप बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका जो है ये प्रतिक्रिया हम समझते हैं, और ये तो हमारी एक ही ऐसी हिंदी सभा है। वैसे तो हम अंग्रेजी में मिलते हैं, बट हाँ अगर हम आगे भी हम कभी मिलेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे अरविंद जी से। अरविंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यदि नहीं तो मैं अब पूछना चाहूंगा हमारे मतगण से, और तथा इस सभा के जो मेजबान हैं, अगर वो तैयार हैं पुरस्कारों को के बारे में बताने के लिए, और कौन हमारे आज के सभा में सर्वश्रेष्ठ भूमिका अधिकारी था। तो रुपिंदर सिंह जी, क्या आप तैयार हैं? ओके जी बिल्कुल। तो हाँ जी। आज मैं जितना हिंदी का उपयोग कर सकता था किया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे को शायद कोड में जाके कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं वो मिक्स है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के। तो उस सुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये एक ऑटोमेटेड तरीका है जिससे हम सर्टिफिकेट्स जनरेट करते हैं, और यही सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जो सर्टिफिकेट जीतने वाले हैं उनको ईमेल के द्वारा भेज दिए जाते हैं। आज आशु भाषण का अगर हम देखें तो आज 3 आशु भाषण वक्ताओं को बराबर के वोट मिले थे। तो मैं उनको पहला, दूसरा, तीसरा ना बोलते हुए उन तीनों को विजयी घोषित करने में मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है। आइए देखें कि सबसे पहले आशुभाषण वक्ता कौन थे। बहुत बहुत बधाई राजेश कुमार जी को उनके आशुभाषण के लिए। हमारे
दूसरे सर्वश्रेष्ठ आशुभाषण वक्ता हैं, उनकी माताजी आज और भी प्रसन्न हो जाएंगी। बहुत बधाई निमित मित्तल जी आपको। और हमारी जो तीसरी सर्वश्रेष्ठ आशुभाषण वक्ता है, वो कई मायनों में एक रक्षक के रूप में आई हैं, क्योंकि हमको भूमिका निभाने वाले नहीं मिल रहे थे और उन्होंने यहाँ तक बोला कि अगर आपको भूमिका निभाने वाले चाहिए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। बहुत बहुत बधाई। और आज एक सभा सूत्रधारी कैसे करते हैं उसका आपने क्या खूब किरदार निभाया है। मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत बहुत बधाई नीलू शर्मा जी। अब हम सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये जो भूमिका है, इसको जब ये पुरस्कार मिलता है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। वो इसलिए कि ये वाली जो भूमिका है, ये आई वुड से सबसे थैंकलेस भूमिका होती है, क्योंकि इसका काम है गलतियां निकालना। तुमने इतने आह बोले, तुमने इतने ओ बोले। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच दी थी तो मुझे बोला गया था कि आपकी स्पीच में 19 आ और 36 रेपिटेशन और ये और वो, और मेरा जवाब था ड्यूड गेट अ लाइफ। बट ये जो रोल है ये सबसे मुश्किल होता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चिन्मय धर्म अधिकारी आज ये पुरस्कार लेके जा रही है। अति उत्तम रिपोर्ट और उससे भी उत्तम वर्णन और सर्वश्रेष्ठ भूमिका। कभी अगर आपने डायल अप नेटवर्किंग पे डाउनलोड किया हो और कभी ब्रॉडबैंड पे डाउनलोड किया हो तो दोनों की स्पीड में जो फर्क होता है, उसी रफ्तार के साथ, उसी वेग के साथ आज इनके वोट आगे गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से नीलू शर्मा जी का। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं वापस जाऊंगा मेरी शीट पर और ये बटन दबा दूंगा। आपके सर्टिफिकेट आपके ईमेल इनबॉक्सेस में पहुंच चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सबका। एक फाइनल चेक, जी हाँ, आपके इनबॉक्सेस में पहुंच चुके हैं। उसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं और वापस देता हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पीठासीन अधिकारी निमित मित्तल जी को। और उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई और ऐलान करना है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं। धन्यवाद रुपिंदर सिंह जी। मुझे कोई ऐलान तो नहीं, कोई घोषणा तो नहीं करनी, परंतु एक चीज जो मैं भूल गया और वो आज की विशेष सभा के लिए बहुत अनिवार्य है, वो है एक पिक्चर, है ना। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने चलचित्र पर आएं एक बार और आखिरी बार, और एक अच्छी सी पिक्चर लेने के लिए बस सम्मिलित हुए, ताकि हम इस पल को हमेशा के लिए संजो के रख सकें। तो उसके लिए हमको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।